ओवनेक्स की टीम ऑफ एलियंस अभी अभी फ्रेमॉन्स में आई थी। जब उन्होंने सुना कि जैंगी को क्या गेंस मिले हैं तो उनकी आंखें जेलसी से लाल हो गई। तो जब वो पहली बार फ्रेमॉन्स आए, उन्होंने नॉर्मल प्रोसेस फॉलो नहीं किया एक्शन के लिए अप्लाई करने का, बल्कि अपने तरीके से सिटी ऑफ ऑल्टो ढूंढ लिया। मैं यहाँ आना चाहता हूँ और सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जो जैंगी और एम्परर इंद्रा की टीम ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि जैसे ही मैं यहाँ आऊँ मुझे एक बड़ा मौका मिल जाएगा। टीम में एक शॉर्ट हेयर्ड फीमेल एलियन है जो सिल्वर कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थी। उसने कहा, कैप्टन हम क्या करें? कैप्टन पार्लर ने कामली कहा, टेंशन मत लो, इंटेलिजेंस के हिसाब से ये लोग बहुत पावरफुल है, इसीलिए हमें एक केयरफुल प्लान बनाना होगा। चाहे वो कितने भी स्ट्रांग हो, जब तक वो एलियंस हैं उनके पास वीकनेस ज़रूर होंगी। हमारे पास नंबर्स का एडवांटेज है। कैपोन और कोल्डिल फ्रंट से अटैक करेंगे पहले, उनकी कैपेबिलिटीज़ टेस्ट करने के लिए। विंस्टर और पैच लॉन्ग रेंज अटैक के लिए सपोर्ट करेंगे। बाकी हम लोग जैसे ही वो अपनी फ्लॉज रिवील करेंगे तुरंत 6 डायरेक्शन से अटैक लॉन्च करेंगे ताकि उन्हें सरप्राइज कर सके। पार्लर ने ऑर्डरली मैनर में टैक्टिस फॉर्मुलेट किया। उसके आसपास इलाइट इनह्यूमंस खड़े थे, जिनमें से 3 एपिसलोन लेवल इनह्यूमंस भी शामिल थे। उसके ओपिनियन में असली पावर टीम ऑफ एलियंस यूरोप में टॉप नॉच है, इसीलिए जो हुआक्शु किंगडम की टीम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कर सकती है वो लोग भी जरूर कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, कैजुअलिटीज को एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर रखा जा सकता है। पार्लर का प्लान परफेक्ट था। उसके सबऑर्डिनेट्स आसपास सिर्फ सर हिला रहे थे जब वो सुन रहे थे। पास्ट में अपने कैप्टन के लीडरशिप के अंदर वो हर चीज में सक्सेसफुल रहे थे, तो इस बार भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन इसी मोमेंट में शॉर्ट हेयर्ड फीमेल एलियन पाची के फेस का एक्सप्रेशन अचानक डल हो गया और उसकी ऑलरेडी स्नो वाइट स्किन और भी पेल हो गई। पार्लर ने फ्रॉन्ड किया जब उसने उसे ऐसे देखा। पैच, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो बैटल प्लान याद है जो मैंने तुम्हें बताया था? पैच ने अपना मुंह खोला, लेकिन सरप्राइज की वजह से बोल नहीं पाई और उसने अपनी उंगली पार्लर के पीछे पॉइंट की। सब लोग सबकॉन्शियसली उस डायरेक्शन में देख रहे थे जहां वो उंगली पॉइंट कर रही थी। रोइंस के ऊपर जहां उन्होंने अपने बॉडीज हाइड किए थे, एक डार्क शैडो फिगर क्वाइटली खड़ा था, बिना किसी साउंड के, जैसे वो काफी देर से वहां मौजूद था। डीमन गॉड शिन। वो सबको नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और ना ही कोई मर्डरस इंटेंट, लेकिन वो बॉडी जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के साइज से डबल थी, एक डार्क मेटालिक ग्लो एमिट कर रही थी जो नेचुरली लोगों को एक फियर का सेंस देती थी। तो हमें ढूंढ लिया गया। पार्लर लेस देन 1 सेकेंड में ही काम हो गया। बहुत सारी बैटल्स देख चुका था, ऐसे सीन्स कौन सी उसने नहीं देखी होगी। उसने इंस्टेंटली अपने कमर से एक एडामेंटियम स्वॉर्ड निकाली और ब्लेड स्कैबर्ड के अगेंस्ट रब की एक ब्लड बॉइलिंग क्लिक साउंड के साथ। एक इंस्टेंट में रेजिंग फ्लेम्स उसके सेंटर से बर्न करने लगी। पूरी स्काई रेड कलर में डाई हो गई। उसके और शिन के बीच डिस्टेंस 30 मीटर से कम था, लेकिन एक एलियन उसके लेवल के लिए ये डिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के बराबर था। उसने बस एक स्टेप लिया और शिन के सामने हवा में फ्लाई कर गया। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड स्विंग की और एंडलेस रेड फ्लेम्स डीमन के सामने एक जायंट ड्रैगन की तरह क्रैश कर गई। पैरल, एलियन कोड नेम वल्कन गॉड सटर, ब्लैक चैरियट क्लास एपिसलोन। जो पावर इंस्टेंटली एरप्ट हुई, उसने ग्राउंड पर की सारी आइस और स्नो इवेपोरेट कर दी। उसके टीममेट्स पैरल के साथ फाइट करने के आदत में थे, लेकिन इस वक्त उन्हें भी ड्राई माउथ और टंग फील हुआ, जैसे उनके बॉडीज का पानी इवेपोरेट हो गया हो। सिर्फ एक मोमेंट में ब्लेजिंग फ्लेम से बर्निंग स्वॉर्ड डीमन गॉड शिन के नेक की तरफ स्वीप कर गई। शार्प ब्लेड और रेजिंग फ्लेम्स जो सब कुछ बर्न कर सकती है, ऐसा लग रहा था कि वो डीमन गॉड शिन का हेड इंस्टेंटली उड़ा देगी। जब ब्लेड शिन के नेक के लेस देन 1 सेंटीमीटर दूर थी, एक ब्लैक मेटल हैंड ब्लेड के सामने अपीयर हुई और जेंटली उसे क्लैम्प कर लिया। उसके बाद ब्लेड 1 इंच भी आगे मूव नहीं कर पाई।
पैरल वहीं डेज्ड खड़ा था और ओविनिक्स के सारे एलियंस के फेसेस पर एक्सट्रीम हॉरर के एक्सप्रेशन आ गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी किसी को पैरल का अटैक ब्लॉक करते नहीं देखा हो, लेकिन कभी किसी ने पैरल की फ्लेमिंग स्वॉर्ड अपने हाथों से कैच नहीं की थी। फायर एक सबसे डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है। पैरल की आंखों में एक हिंट ऑफ सरप्राइज था, लेकिन फिर उसने रोर किया और उसका बॉडी और स्वॉर्ड और भी वायलेंट फ्लेम से बर्न करने लगा। रेड फ्लेम्स बर्स्ट आउट हुई और हवा में सोर कर गई। कलर ग्रेजुअली रेड से चेंज होकर प्योरेस्ट व्हाइट फ्लेम बन गया। उसका पूरा बॉडी बर्न कर रहा था और उसके पैर के नीचे ग्राउंड एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से क्रैक कर गया था। उसके सबऑर्डिनेट्स भी अपने एक्सप्रेशन चेंज करके क्विकली एरिया से निकल गए। अगर हमारे कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स स्पेशली हाई टेम्परेचर्स झेलने के लिए नहीं बनाए होते तो शायद वो कैप्टन की एबिलिटी को रोक नहीं पाते, पैच ने एंग्रीली कहा। दूसरे लोगों के कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स अल्ट्रा लो टेम्परेचर रेजिस्ट करने के लिए होते हैं, सिर्फ उनका स्पेशल है। पैरल की एबिलिटीज की वजह से वो अक्सर बैटल्स में अपने टीममेट्स को एक्सीडेंटली इंजर कर देता है। सवेयर डिहाइड्रेशन तुम्हें एक ड्राइड ह्यूमन बना सकता है। पैरल अपनी मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ बर्स्ट आउट कर रहा था। उसकी आंखें डीमन के सामने फिक्स थी। अपोनेंट का बॉडी एक स्पेशल मेटल से बना था जो फायर लाइट में डार्क और कोल्ड लाइट फ्लैश कर रहा था। इस प्लैनेट का कोई नोन मेटल ऐसे हॉरिफिक हाई टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन शिन का बॉडी फ्लेम्स के अंदर कोई मेल्टिंग साइन शो नहीं कर रहा था। शिन की आंखों में फाइनली एक हिंट ऑफ अनईजीनेस अपीयर हुई। उसने सबकॉन्शियसली अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करनी चाहिए, फिर टर्न करके दोबारा फाइट करना चाहा, लेकिन स्वॉर्ड जैसे इस स्पेस में फ्रोजन थी और चाहे कितने भी कोशिश करे वो उसे पुल आउट नहीं कर पाया। शिन उसे क्वाइटली देख रहा था। उसकी इमोशनलेस आंखें ग्रेजुअली रेड लाइट से ग्लो करने लगी। एक पावरफुल और डेंजरस ऑरा जो डेथ की सेंट कैरी कर रहा था पूरी तरह से पैरल को एनवेलप कर गया। उसने ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली स्वॉर्ड छोड़ दी और पीछे हट गया। 2 रेड लेजर्स शिन की आंखों से शूट आउट हुई और उसके बॉडी की तरफ गई। चाहे पैरल कितना भी फास्ट हो, वो इस क्लोज रेंज अटैक से फास्ट नहीं हो सकता था। जब उसने क्लोज रेंज अटैक में चूज किया तो उनके बीच का डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा। इस तरह के म्यूचुअल एक्सप्लोजन स्टाइल फाइटिंग में एक इंसान जरूर क्विकली मारा जाता है, लेकिन अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद वो डीमन गॉड शिन को हर्ट भी नहीं कर पाया। उसने एक टेरिफाइंग प्रॉब्लम रियलाइज किया। डीमन गॉड की पावर उतनी वीक नहीं थी जितना उसने इमेजिन किया था। शायद वो केओस ऑफ वाक्शु किंगडम जैसा कुछ कर पाने में केपेबल ना हो। उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। शिन का लेजर ऑलरेडी उसके सामने आ चुका था। एक रोर उसके मुंह से निकला, एक एक्शन जो ह्यूमंस को ग्रेट करेज दे सकता है और उन्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बेटर एक्सर्ट करने में मदद कर सकता है। फ्लेम्स उसके सामने गैदर हो गई, उसे एक ब्रेदोर बाथरोब की तरह इन्वेलप करते हुए। अगला मोमेंट रेड लेजर्स उसके डिफेंस को पेनिट्रेट कर गई। पैरल ने अपना हेड एस्टोनिशमेंट में लोवर किया। उसने फील किया कि लाइफ की पावर उसके बॉडी से ड्रेन हो रही है। उसके चेस्ट में सिर्फ एक ह्यूज होल बचा था और शिन की आंखों में लिविंग क्रिएचर्स के वाइटल साइंस और एनर्जी रिएक्शन रैपिडली वीकन हो रहे थे। एक आर्टिफिशियल मैन के रूप में वो मैकेनिकल सिविलाइजेशन का सबसे इलाइट फाइटर स्पेशीज था। एनिमी के साथ फाइट करके वो धीरे धीरे सब एनिमीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और वो सबसे अडेप्ट था ऐसे एनिमीज को डील करने में जो बस्ट आउट हाई एनर्जी के साथ फाइट करते थे। तुम्हें बस ये जज करना होता है कि कितना आउटपुट पावर एडजस्ट करना है बेस्ड ऑन उसकी एनर्जी रिस्पॉन्स, और तुम एक्यूरेटली अपोनेंट का डिफेंस ब्रेक कर सकते हो बिना कुछ वेस्ट किए। वो एक साइबॉग था, इनह्यूमन नहीं, इसीलिए उसकी फाइटिंग ज्यादा कैलकुलेशन पर बेस्ड थी। शिन ने अपने हाथ में स्वॉर्ड थ्रो कर दिया। उसने बैकवर्ड सिविलाइजेशन के ऐसे क्रूड वेपन्स को नीचा समझा। पैरल के सामने उसने अपने बैग से एक ह्यूज स्वॉर्ड निकाला, एक स्कीमेटर जो लगभग उसके बॉडी के जितना लंबा था और जिसमें 1 डजन से ज्यादा रेड एनर्जी क्रिस्टल्स इनलेड थे। उसका पूरा बॉडी एक ब्लैक आफ्टर इमेज में टर्न हुआ और पास बाय किया और एक ब्लो में उसने पैरल के हेड को कंप्लीटली काट दिया। एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन इतनी आसानी से मारा गया। ओवनएक्स के एलियंस ने अपने कैप्टन को बी हेडेड होते हुए देखा। शुरू से एंड तक उन्हें फाइट करने का मौका भी नहीं मिला।
एनिमी की स्ट्रेंथ उनके इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा थी। ये एक ऐसा अपोनेंट था जो उन्होंने कभी एनकाउंटर नहीं किया था जब से अपोकलिप्स की शुरुआत हुई थी। डिसअपियर, अटर डिसअपियर उनके हर्ट्स को एनवलप कर रहा था। रेजिस्टेंस का थॉट भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। शिन ने पैरल को मार दिया और कैजुअली उनकी तरफ देखा, लेकिन जब सबको लगा कि वो अब उन्हें भी मार देगा, शिन टर्न करके वहां से चला गया, क्योंकि उसे लगता है ये लोग हमें कोई थ्रेट पोजेस नहीं करते हैं, तो इन लोगों को मारना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। शिन को स्लॉटर का कोई मूड नहीं था। डीमंस के लिए जो कुछ भी वो करते हैं वो बस क्लीनिंग वर्क की तरह होता है, पूरी सिविलाइजेशन के गोल के लिए रास्ता क्लियर करना। ह्यूमंस को किल करना वो बस कुछ वीक बर्ग्स हैं, उन्हें मारने के बाद कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है और उन्हें मारने के लिए कोई प्लेजर भी नहीं मिलता है। कौन प्राउड होगा एक एंट को मारने पर, चाहे वो एंट को डेथ तक कुचल के मार दे, वो सिर्फ उस एंट पर स्टेप करेगा जो थोड़ा बड़ा दिखता है। शिन वापस आने के बाद वो और वू इस लैंड के एक्सकेवेशन वैल्यू पर डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंजीनियरिंग टीम भेजेंगे एक्सकेवेशन के लिए। वो लोग स्लाइटेस्ट चांस भी छोड़ना नहीं चाहते। ओवनएक्स के एलियंस को बहुत टाइम लगा रियलाइज करने में कि दूसरे पार्टी का उन्हें मारने का कोई इंटेंशन था ही नहीं। वो तो मारने के लायक ही नहीं थे, जो उन्हें ह्यूमिलेटिंग फील करवा रहा था, लेकिन साथ ही एक एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट भी फील करवा रहा था। तुरंत वो वापस भाग गए बिना सामरान सिटी जाए। उन्होंने सिर्फ ब्रीफली फ्रेमोन्स के लोगों को सिचुएशन के बारे में बताया और जल्दी से ओवनएक्स वापस चले गए। मुझे लगता है अब से वो अपने छोटे अचीवमेंट्स के वजह से ओवनएक्स के आसपास के ओवरलॉर्ड्स ऑफ द कंट्रीज को कभी नीचा नहीं देखेंगे। जब ओवनएक्स की एलियन आर्मी डिफीट की न्यूज़ आई, चैंगी ने भी उस न्यूज़ को सबसे पहले रिसीव किया। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने कभी डीमंस के अगेंस्ट फाइट नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितने स्ट्रांग होते हैं। रीज़न ये था कि जैंगी रिलेटिवली इजी उसे डिफीट कर पाया क्योंकि शेनलुओ वैक्शियान बहुत बगी था। चाहे आर्टिफिशियल डीमन गॉड के फाइटिंग स्किल्स कितने भी स्ट्रांग हो, वो उन्हें कंप्लीटली डिस्प्ले नहीं कर पाता जब उसके सामने एक डिफेंस लेयर हो जो फिजिकली ऑलमोस्ट इनपेनिट्रेबल हो। लेकिन दूसरे लोग इतने लकी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा डीमंस अब शो अप करने लगे हैं। रियल वॉर अभी स्टार्ट हुई है। तो बॉस, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो? लिंग की आवाज थोड़ी दूर से आई। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और उसके फेस पर एक नॉनचैलेंट लुक था। जैंगी ने उसकी तरफ देखा। वो स्माइल की। मेरे पास अभी भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तुमने लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया, इस बार मैं तुम्हें हाफ प्राइस पर दे सकती हूँ। जैंगी ने उसे सीरियसली स्टेयर किया और वर्ड बाय वर्ड पूछा, क्या तुम 10 डीमन गॉड्स के वेयर अबाउट्स कंफर्म कर सकती हो? ये बहुत डिफिकल्ट है। लिंग ने अपना रोज निकल किया, लेकिन फिर अपने हैंड्स स्प्रेड किए और कहा, लेकिन अगर तुम्हारा ऑफर्ड प्राइस सही हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। जैंगी ने अपनी आईलिड्स थोड़ी लोअर की। लिंग उसे एक मिस्टीरियस फीलिंग देती थी। अभी के लिए लगता था कि शायद उसका कॉन्टैक्ट फ्रेमोन्स के सीनियर मैनेजमेंट के कोर एरिया के लोगों से हो। आखिर जो इन्फॉर्मेशन उसने मेंशन की थी वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब तक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है तुम अपना प्राइस नेम कर सकती हो, जैंगी ने बहुत जेनरसली कहा। बैटलफील्ड पर इंटेलिजेंस ही लाइफ है और जैंगी कभी भी इंटेलिजेंस ऑब्टेन करने के प्राइस में स्टिंगी नहीं होगा। लिंग हैप्पीली स्माइल करती है। बहुत अच्छा, तो इस बार जो प्राइस मैं चाहती हूँ वो लास्ट टाइम से 10 टाइम्स हायर होगा। जैंगी ने टाइम वेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली एलियन स्पेस से मेटा मटेरियल स्टोरेज टैंक निकालकर उसे दे दिया। लिंग ने उन्हें एक लार्ज बैकपैक में कलेक्ट किया और फिर जैंगी को एक और इंटेलिजेंस मैप भेजा। बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह फ्रेमोन्स के मैप को मार्क करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज किए गए थे। जो लोकेशंस ऊपर मार्क किए गए हैं वो सब एरियाज में है जहां मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स रिसेंटली एक्टिव रहे हैं। जितना डार्कर कलर होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की एक्टिविटी उस एरिया में होगी। और रही बात रेड मार्क्ड एरियाज की, वहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि डीमंस एक्टिव है। लिंग ने स्माइल किया और जैंगी को विंक किया। जैंगी ने स्माइल करके कहा, शुक्रिया। लिंग ने अपने शोल्डर श्रग किए। यू आर वेलकम, मैं बस पैसों के लिए जॉब कर रही हूँ।
जब वो बोल रही थी उसने अपना हेड लोअर किया और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फिडल करना कंटिन्यू किया। जैंगी को फील हुआ कि लिंग और ज़्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही है। वो जैंगी के रेसिडेंस के आसपास मूव करती रही और जैंगी ने डेलिबरेटली उसे इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते वक्त दूर भेज दिया। फियर था कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देगी। शुरू से एंड तक उसे कभी लीव करते नहीं देखा गया, लेकिन वो फ्रेमॉन्स के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाई। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि उसने ये सब कैसे किया। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज रिसोर्सेस डिवीज़न में ज्वाइन कर रही थी। फ्रेमॉन्स बिना कुछ किए 30% प्रॉफिट्स ले सकता था, तो नेचुरली वो खुश थे। लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रही। जिस मोमेंट जैंगी ने डीमन गॉड गुई को मारा, मैकेनिकल सिविलाइजेशन के कंट्रोलर फाइनली ऊपर देखने लगे और अर्थ के सरफेस पर ये वीक और अनोइंग क्रिएचर्स को नोटिस करने लगे। वॉर के फ्लेम्स फ्रेमॉन के हर इंच ऑफ लैंड पर इग्नाइट हो गए और वो कॉम्बैट टाइप एलियंस लाइफ फॉर्म जो पहले ह्यूमंस की परवाह नहीं करते थे, फाइनली अर्थ के नीचे से इमर्ज होने लगे और ह्यूमंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन कम से कम 20 एरियाज ऑफ फ्रेमॉन्स में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स मेनियाक होने लगे। इंजीनियरिंग टास्क परफॉर्म कर रहे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जैसे ही ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस डिटेक्ट करते हैं, उन्होंने ह्यूमंस को एलिमिनेट करना अपनी पहली प्रायोरिटी बना लिया। वॉर का स्केल एक इंस्टेंट में एक्सपैंड हो गया। मैकेनिकल आर्मी के बीच नए टाइप्स ऑफ मशीन्स अपीयर होने लगे। वो अब क्लमजी माइनिंग मशीन्स नहीं थे जो पहले होते थे, बल्कि फाइटिंग मशीन थे। कुछ जायंट चैरियट्स की तरह दिखते थे और कुछ के पास फ्लाई करने की एबिलिटी थी। वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट ड्राइव करते थे और एक्टिवली ह्यूमंस को अटैक करते थे, जो वो नाइटमेयर कभी फ्रेमॉन्स का ग्रेट फियर था। 10 डीमंस एक के बाद एक अलग अलग बैटलफील्ड्स पर अपीयर होने लगे। ओवेनिक्स की इनह्यूमन आर्मी का लीडर मारा गया और कांडाल की पूरी इनह्यूमन आर्मी को खत्म कर दिया गया और ज़्यादा बैटल रिपोर्ट्स आने लगी। पिछले कुछ दिनों में जैंगी यांग शिनशिन और लू कैरन के साथ था। लू कैरन ने सैक्रिफिशियल स्पिरिट एब्जॉर्ब किया, जो अब तक दुनिया का सबसे प्योरेस्ट सैक्रिफिशियल स्पिरिट है। उसका इफेक्ट सोर्स ऑफ गॉड से भी बहुत ज़्यादा है। एलियंस को अपने लाइफ लेवल्स ब्रेक थ्रू करने में अनेबल करने के अलावा उसके और भी अननोन फंक्शंस हैं। लू कैरन ने एनर्जी बहुत क्विकली एब्जॉर्ब की क्योंकि उसका बॉडी पहले से ही इस एनर्जी सब्सटेंस के साथ अडेप्ट हो चुका था। जब जैंगी ने पहली बार सोर्स ऑफ गॉड ऑब्टेन किया था, उसने उसे थोड़ा एब्जॉर्ब करने के लिए कहा था, तो इस बार उसने एब्जॉर्प्शन और ट्रांसफॉर्मेशन क्विकली कंप्लीट कर लिया। सिर्फ 3 दिन में उसने एपिसलॉन लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया। ये प्रोसेस फ्लावर को नियरली हाफ ईयर लगा और लियांग को 3 महीने। जैंगी ने लू कैरन को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि लाइफ लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद एक कंफ्यूजन का पीरियड होता है। जैसे एक एप से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करना, तुम जो वर्ल्ड देखते हो वो क्लियरली चेंज हो जाता है। उसे एक नई वर्ल्ड और अपने नए बॉडी के साथ अडेप्ट करना होगा अपने पावर्स को मास्टर करने से पहले। इस वक्त जैंगी को फ्रेमॉन्स से एक मैसेज मिला जिसमें टेंपल ऑफ द गॉड्स ने गॉड्स की मीटिंग इनिशिएट की थी। जैंगी शैडो स्पेस से बाहर आया। टैंग शंगतोंग, लियांग यू और दूसरे लोग रूम में उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें देखा, डैंग शंगतोंग ने अपने आर्म्स अनक्रॉस किए और कहा, तुम फाइनली बाहर आ गए। बाहर एक बड़ा कमोशन है और हम बस तुम्हारा वेट कर रहे थे ताकि डिस्कस कर सके। जैंगी ने कामली कहा, वॉर एस्केलेट हो गई है। सब कुछ वैसे ही था जैसे उम्मीद किया गया था। मैकेनिकल सिविलाइजेशन ने ह्यूमंस को सीरियसली नहीं लिया और सिर्फ इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया के रूप में देखा जो प्लैनेट के सरफेस पर होते हैं। लेकिन जब लोगों की स्किन बैक्टीरिया की वजह से इची होती है तो वो एंटीसेप्टिक ड्रग्स यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर डैंग शंगतोंग ने कहा, बहुत सारे कंट्रीज के एलियंस ट्रूप्स ऑलरेडी एक्सीडेंट्स फेस कर चुके हैं। 2 ब्लैक चैरियट क्लास इनह्यूमंस भी मर गए। एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन आज के हुआक्शू किंगडम में भी स्ट्रेंथ में हाई रैंक करता। वो इतनी इजीली फ्रेमॉन्स के बैटलफील्ड पर मर गया। सब कुछ एक्सपेक्टेड है। उसके लिए गुई भी 10 डीमन गॉड्स का लास्ट डील करना डिफिकल्ट था, तो दूसरे एलियंस के पास कोई चांस नहीं होता अगर वो हायर लेवल डीमन गॉड से एनकाउंटर करते। फिर डैंग शंगतोंग ने कहा, पैंथियन में साइलेंट रही गॉडेसेस ऑफ विंटर मोराना अपीयर हो गई है। उन्होंने गॉड्स की मीटिंग रखी है
ताकि सब्सिक्वेंट बैटल प्लान डिस्कस हो। उन्होंने स्पेसिफिकली तुमसे रिक्वेस्ट किया है जाने के लिए। जैंगी ने शक किया और कहा, अगर ऐसा है तो चलो सुन लेते हैं। जैंगी फ्रेमोन्स के कॉन्फ्रेंस सेंटर में आया। इस बार कॉन्फ्रेंस हॉल में पहले से ज्यादा लोग थे, लेकिन सब स्ट्रेंजर्स थे जैंगी के लिए। जैसे ही वो डोर से एंटर करता है, ब्रायन ने विगरसली उसे वेव किया। ओए, इधर आके बैठो। जैंगी ने आसपास देखा और कोई और एक्वेंटेंस नहीं दिखा जिससे उसका अच्छा रिलेशनशिप हो, तो वो वॉक करके ब्रायन और न्यूटन के पास बैठ गया। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो लोग एक दूसरे को जानते थे वो क्लोज हो गए और प्राइवेटली चैट करने लगे। जैंगी क्लियरली फील कर रहा था कि बहुत लोग सीक्रेटली उसे देख रहे थे। ब्रायन ने जैंगी को विंक किया और कहा, फ्रेमोन्स की लड़कियां बहुत अच्छी है, तुमने ट्राई किया या नहीं? जैंगी एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहा, फिर पूछा, तुम साइबेरियन हस्की की बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स, और क्या? ब्रायन ने रिप्लाई दिया। जैंगी थोड़ी देर साइलेंट रहा, फिर अपना हेड शेक किया। ठीक है फिर। ब्रायन ने अपने पैर टेबल पर रखे और एक लुक के साथ जो वर्ल्ड को देखने जैसा था कहा, मैं अब समझ गया हूं कि डॉग्स की लाइफ शॉर्ट क्यों होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमली हैप्पीनेस एंजॉय करना। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके पास कोर ऑफ थॉट हो या ना हो। मैं डेफिनेटली एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट ह्यूमन फीमेल डॉग ढूंढ सकता हूँ अपनी स्पिरिचुअल पार्टनर के रूप में, और फिर एक सुंदर लड़की ढूंढ सकता हूँ जो मेरी मदद करे। जैंगी ने उसका मुंह कवर किया और कंटिन्यूसली आसपास देखा। आगे कुछ मत बोलो। ब्रायन ने जैंगी के हाथ से खुद को फ्री किया। थोड़ा लोनली लग रहा था। क्यों इस वर्ल्ड में कोई औरत म्यूटेट करके खूबसूरत बिच नहीं बन सकती? जैंगी सच में एक परवर्टेड डॉग के थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पाया। उसने पहले सोचा था कि ओटाकू फैटिशू काफी परवर्टेड है, लेकिन अब उसे पता है कि डॉग्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। न्यूटन ने फ्रस्ट्रेटेड ब्रायन के पार देखा, अपने ग्लासेस रेस किए और जैंगी से पूछा, तुम्हें डीमंस के साथ बैटल्स से क्या गेन हुआ? तुमने उनके बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रैक किया होगा, है ना? जैंगी ने एलियन स्पेस से एक थर्मस कप निकाला जिसमें हॉट वाटर था। उसने एक सिप लिया और वेगली आंसर किया, हाँ। तो न्यूटन ने कहा, हमने भी डेविल एनकाउंटर किया और एक फियर्स बैटल हुई। जैंगी ने अपने हाथ में कप मिड एयर में स्टॉप कर दिया और उसने ये सुना और फिर न्यूटन की तरफ ग्लांस किया। उसके बॉडी पर कोई इंजरी के साइंस नहीं थे। आज हेवनली सी सिटी के बैटल के बाद न्यूटन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन अभी तक तो वो बिशप लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया होगा। तो रीजन वो कि डेविल के अगेंस्ट फाइट कर पाए सिर्फ उस अनरूली डॉग में ही ढूंढा जा सकता है जो उसके साथ था। जैंगी ने ब्रायन की तरफ थॉटफुली देखा। फिर बैटल कैसी रही? न्यूटन ने कहा, कोई विनर नहीं था, क्योंकि हम वरीड थे कि अगर फाइट कंटिन्यू करते तो ब्रायन और मैं डेंजर में होते, इसीलिए हमने रिट्रीट चूज किया। स्मार्ट चॉइस, जैंगी ने कहा। फिर न्यूटन बोला, डीमंस ज्यादा और ज्यादा फ्रीक्वेंट बाहर आ रहे हैं और फ्यूचर में और ज्यादा कन्फ्लिक्ट चांसेस होंगे, तो इस मीटिंग का पर्पस शायद उनके अगेंस्ट फाइट करना है। मुझे लगता है ये उससे ज्यादा है, जैंगी ने कहा। मुझे हमेशा फील होता है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है, स्पेशली मैकेनिकल सिविलाइजेशन। उसमें डेफिनेटली ज्यादा कुछ है जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। न्यूटन ने नोट किया, तो वेरियस कंट्रीज के इनह्यूमन फोर्सेस को यूनाइट करना होगा। अगर हमारे बीच अभी भी, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा लोग यहाँ मरेंगे। मुझे वैसे भी कुछ नहीं होगा, जैंगी ने सीक्रेटली अपने आप में सोचा। आजकल उसकी एबिलिटी अपनी लाइफ प्रिजर्व करने की ह्यूमन फील्ड में बेस्ट है। अगर वो जीत नहीं पाया तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि वो भाग जाएगा, जिसे स्ट्रेटेजिकल रिट्रीट कहा जाएगा। न्यूटन ने जैंगी की तरफ डीपली देखा और कहा, मुझे लगता है तुम आज के टॉपिक का सेंटर बनोगे। जैंगी ने टेबल पर नॉक किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब इजी है डिस्कस करना। मुझे अपने इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करने को कहना, देख लेंगे। अब तक जैंगी एक लौता इंसान है जिसका क्लियर रिकॉर्ड है डीमंस को डिफीट और कैप्चर करने का। तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो दूसरे कंट्रीज के लिए वांटेड है, इसीलिए जैंगी इस मीटिंग में अनअवॉइडेबल फैक्टर है। इस वक्त डोर ओपन हुई। जैंगी ने एक फेमिलियर सांस फील किया और इमीडिएटली पीछे की तरफ देखा। किंग आर्थर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ड्रेस्ड, अपना हेड हाई रख के मीटिंग रूम में स्ट्राइड करके एंटर हुआ।
उसने भी जैंगी को देखा और इस बार वो एक्चुअली उसके पास आया और उसके साइड में बैठ गया। जैंगी ने उसकी तरफ ग्लांस किया और सीक्रेटली अलर्ट हो गया, क्या ये बंदा इतना फ्रेंडली है? चाहे उसे पता था कि किंग आर्थर ऐसे सिचुएशन में एक्शन नहीं लेगा, जैंगी ने अपनी यूजुअल विजिलेंस के लिए सेकंड हैंड ऑफ टाइम की एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। केओस, मैं तुमसे बाद में बात करना चाहता हूँ, किंग आर्थर ने बोला। मुझसे बात करना? तुम श्योर हो? जैंगी के फेस पर एक हाफ स्माइल था। उसके और किंग आर्थर के बीच एक ग्रज था और उनके बीच एक वॉर बाउंड था। ये देखकर किंग आर्थर कामली बोला, तुम्हें मेरे से वैरी होने की जरूरत नहीं है। मैं लेवलेंट फैमिली का हायर, ऑल ऑफ गॉड दे अपना प्रॉमिस ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं और तुम सिर्फ एक फेयर फाइट करेंगे और जब तक हम फ्रेमॉन्स में हैं हम दुश्मन के अगेंस्ट साथ में काम कर सकते हैं। जैंगी ने डिसअप्रूविंगली स्माइल किया, तुम अर्ल ऑफ गार्टर हो, एक नोबल मैन, लेकिन फिर भी मेरा ब्लड तुमसे ज्यादा नोबल है। येलो एम्परर का ब्लड जो हुआक्शु किंगडम का एंसेस्टर था और 5000 साल पहले जीता था, मेरे बॉडी में फ्लो करता है। लेकिन अब उसने अपनी उंगली टेबल पर ड्रम किए। वो चीज़ें एक केओटिक ऑर्डर में हैं और सब लोग इतने केयर नहीं करते, तो प्लीज़ मुझसे काफ़ी दूर रहो जब तक। वो मिड सेंटेंस पॉज कर गया। किंग आर्थर समझ गया, बेनिफिट ना हो, है ना? स्मार्ट लोग, जैंगी ने एक स्माइल के साथ कहा। किंग आर्थर ने कुछ नहीं कहा और बस अपने वेस्ट के स्टोरेज पॉकेट में हाथ डाला और कुछ निकालकर टेबल पर जैंगी के सामने रखा। वो एक हैंड था, एक पाम जो ब्लैक मेटल से बना था। जैंगी ने एक ग्लांस में रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि वो डीमन गॉड गुई के बॉडी का सेम मटेरियल से बना था। जैंगी की आंखें सीरियस हो गई जब उसने किंग आर्थर की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बहुत कम लोगों को प्रेजेंट में पता था कि ये क्या था। अब क्या हम बात कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है? जैंगी ने पूछा। हाँ, किंग आर्थर ने कहा, एक डील करते हैं। दोनों ने एक कंसेस रीच किया। थोड़ी देर बाद फ्रेमॉन्स की मीटिंग का रियल प्रोटैगनिस्ट सीन पर आया। ये पहली बार था जब जैंगी ने विंटर गॉडेसेस मोराना को देखा। एलेक्सी ने कभी जैंगी को बताया था कि ये एक मूडी वुमन है। वो ओरिजिनली एक डेथ रो इनमेट थी। फैमिली ग्रेवेनेंस की वजह से उसने अकेले ही एनिमी फैमिली के डजन से ज्यादा लोगों को मार दिया, किसी को छोड़ा नहीं, चाहे ओल्ड हो या यंग। वो केस उसे एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। वर्ल्ड के एंड के बाद अबैंडन्ड प्रिजन में कोई लिविंग पर्सन नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअली हेल से क्रॉल आउट हुई। सारे विशियस प्रिजनर्स को मारकर उन्हें फूड और फ्यूल के रूप में यूज किया और आधे साल तक सरवाइव किया। जब इस पर्सन का नाम लिया जाता है, एलेक्सी और बोधाका अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। वो एक प्योर किलिंग मशीन है। मोराना रूम में वॉक करके आई, उसकी आंखें सभी की तरफ स्वीप कर गई। किसी रीजन से रूम हीटेड होने के बावजूद सबको एक चिल फील हुआ जो उन्हें एनवेलप कर रहा था। जैंगी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ये औरत बहुत ही टॉल थी, नियरली 1.9 मीटर्स टॉल। अगर वो जैंगी के साइड में फ्लैट शूज में खड़ी होती तो शायद उससे भी लंबी होती। वो थिन थी, फ्राइटिंगली फेयर स्किन के साथ और हाई चीक बोन्स जो लोगों को एक अनअप्रोचेबल फीलिंग देते थे। उसके अंदर आने के बाद उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, बस मेन सीट तक वॉक किया और बैठ गई। बोधाका जो उसके साथ फॉलो कर रहा था उसके लिए एक्सट्रीमली पोलाइट था और उसके बैठने का वेट किया, फिर उसे डिस्टेंस पर बैठ गया। चाहे मोराना अपीयर हुई, उसका बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था और अभी भी बोधाका ही बोल रहा था। उसका एक्सप्रेशन आज पहले से ज्यादा सीरियस था। शुरू में उसने डायरेक्टली सबको फ्रेमॉन्स की करंट क्राइसिस सिचुएशन एक्सप्लेन की। सभी लोग, ह्यूमंस और मशीन सिविलाइजेशन के बीच का कन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंस हो रहा है। वो एक्टिवली ह्यूमंस को अटैक करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन ह्यूमंस बहुत से अलग अलग कंट्रीज से वॉर करने के लिए आ चुके हैं। हम डिसऑर्डरली एक्शंस कंटिन्यू नहीं कर सकते। करंट इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर टीम के पास हायर लेवल ब्लैक चैरियट लेवल इन ह्यूमंस या बिशप लेवल इन ह्यूमन का कॉम्बैट पावर नहीं है तो डीमन गॉड मशीन के अगेंस्ट बैटल में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो आगे हम चाहते हैं कि सब टीम्स कॉशियसली एक्ट करें, स्पेशली वो टीम्स जिनके पास हाई कॉम्बैट पावर नहीं है। इसके अलावा हर टीम इंटेलिजेंस विद होल्ड नहीं कर सकती।
चाहे इन ह्यूमंस टीम के स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस हो हर कंट्री के लिए, अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोज में सब अपनी स्पेशल एबिलिटीज यूज करके इंटेलिजेंस गेन करेंगे। सिर्फ सबकी स्ट्रेंथ को गैदर करके ही हम मैकेनिकल सिविलाइजेशन के अगेंस्ट ये बैटल जीत सकते हैं। न्यूटन ने अपने ग्लासेस रेस किए, बुधाका की तरफ देखा और कहा, हम सब यहाँ फ्रेमोन्स की मदद करने आए हैं, तो तुम्हें पहले अपनी सिंसियरिटी शो करनी चाहिए। सब इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास है वो हमसे शेयर करो। बिल्कुल सही, बहुत लोग मर गए क्योंकि हम मैकेनिकल सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ का क्लियर जजमेंट नहीं कर पाए। क्या फ्रेमोन्स के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? राउंड टेबल पर एक आदमी जो ब्लैक रोब पहना था, जिसके हेड ब्लैक क्लोथ से रैप था और लॉन्ग बियर्ड थी, उसने बुधाका की तरफ स्टेयर किया और रिदमिक वॉइस में सवाल किया। जैंगी के इंटेलिजेंस डेटाबेस में इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वो यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शन से आया था और एक न्यूली इमर्जिंग मोनोथेस्टिक किंगडम कूटन एम्पायर का किंग था। उसका नाम सैलाडिन था। बुधाका ने आर्ग्यू किया, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। आर्मी का साइज और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का टाइप, और उनके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है जो ह्यूमन से जनरेशंस तक सरपास करती है, इसीलिए उन्हें डिटेल में एक्सप्लोर करना डिफिकल्ट है। बुधाका ने ये कहकर अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखा। लेकिन अब वर्ल्ड के हर जगह से रीइंफोर्समेंट्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल एलियंस यहाँ गैदर्ड है। जब तक हम साथ में काम करते हैं, हम इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। हम फ्रेमोन्स इस ऑपरेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। हम होप करते हैं कि फ्यूचर में वेरियस कंट्रीज के इनह्यूमन फोर्सेस हमारी कमांड को एक्सेप्ट करें और अकॉर्डिंगली एक्ट करें। बुधाका ने अपने ट्रू कलर्स शो किए और इस बार कमांड गेन करना चाहा, और इस बार ह्यूमन वर्ल्ड के मोस्ट फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे थे और फ्रेमोन्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ह्यूमन वर्ल्ड में एक लीडरशिप पोजीशन गेन करना चाहता था। जैंगी ने अपने आईब्रोज रब किए और बोरिंग पॉलिटिकल ड्रामा से पर्टिकुलरली अपसेट फील किया। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी किसी ने उसे रिफ्यूट करने के लिए बोल दिया था। न्यूटन ने कोल्डली कहा, करंट सिचुएशन के हिसाब से फ्रेमोन्स के पास सबको कमांड करने की एबिलिटी नहीं है, वरना इंफॉर्मेशन में लैग नहीं होता, जो दूसरे कंट्रीज के ट्रूप के मास कैजुअलिटीज का रीजन बना मैकेनिकल सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ के मिसजजमेंट की वजह से। किंग आर्थर ने भी डीप वॉइस में कहा, इस इंसिडेंट में हम फ्रेमोन्स की वॉर टाइम कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज को सीरियसली क्वेश्चन करते हैं। जो लोग यहाँ आए थे वो सब पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस से थे, अलग अलग कंट्रीज और रीजन से। सब अपने अपने इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करना चाहते थे, तो वर्बल स्पारिंग स्टार्ट हो गई। मोराना बिल्कुल जैंगी की तरह अपनी आंखें अपनी नोज पर रखी और दिल काम रखा और इस तरह के क्वारल में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। एक्चुअली ये नॉर्मल है कि ऐसे मीटिंग्स जिसमें मल्टीपल कंट्रीज की इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल टाइम्स होल्ड किए जाते हैं। फिर मल्टीपल कंसल्टेशंस के बाद फाइनली कुछ टर्म वर्क्स आउट किए गए जो मेजॉरिटी पावरफुल लोग एक्सेप्ट कर सकते थे। इस वक्त बहुत से पार्टीज में जैंगी, न्यूटन, किंग आर्थर और दूसरे आउटसाइडर्स के सेम इंटरेस्ट थे। ये उसे अपने आप बोलने से बचाता था क्योंकि वो बस उन्हें बोलने देता जो डिबेटिंग में गुड होते थे, लेकिन वो किसी भी ऐसी चीज से एग्री नहीं करेगा जो उसके इंटरेस्ट को हार्म करे। मीटिंग कुछ घंटे तक चली और एंड में सिर्फ एक पार्शियल कंसेस रीच हुआ। पहला, वीकर इनह्यूमन टीम्स को अपने आप एक्ट करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अगर वो मैकेनिकल आर्मी के साथ एनकाउंटर करते जिसमें एक डीमन गॉड या मल्टीपल सुपर लार्ज, बेसिकली उन्हें बैटलफील्ड में भेजना मतलब सुसाइड था। सेकंड, फ्रेमोन्स के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है और वो इस लैंड पर पावरफुल सैटेलाइट सिस्टम और इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। जब मैकेनिकल आर्मी अपीयर करे वो वेरियस कंट्रीज के ट्रूप्स को अटैक करने के लिए बुलाएगा, लेकिन उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। थर्ड, जब वेरियस कंट्रीज के टीम्स अपने मिशन परफॉर्म करेंगे, मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर होगी वो पब्लिक और शेयर्ड होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं रखा जा सकता। पूरी मीटिंग के दौरान जैंगी बेसिकली साइडलाइन से ही देख रहा था। उसने स्ट्रांगली पहले 2 पॉइंट्स में एग्री किया, लेकिन लास्ट पॉइंट वाला बोलना इजी है, करना मुश्किल। एक स्ट्रॉन्ग टीम वीकर टीम के साथ इंटेलिजेंस क्यों शेयर करे? जनरल इंफॉर्मेशन ठीक है,
लेकिन कोर सीक्रेट्स का क्या? जैसे जैंगी जानता था कि डीमन गॉड का एनर्जी कोर एक एक्सट्रीमली प्रीशियस सब्सटेंस है, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। वो किसी को नहीं बता सकता था। तो फाइनल एनालिसिस में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है जो इंडिविजुअल्स, टीम या इवन कंट्री के इंटरेस्ट को अफेक्ट ना करे। आखिर में बोधाका ने डायरेक्टली जैंगी की तरफ देखा और उसे टीम के इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस शेयर करने को कहा। दूसरी टीम के स्ट्रेंजर्स भी अपनी आंखें जैंगी की तरफ कास्ट कर रहे थे। आखिर अब तक जैंगी ही वो इंसान था जिसने मैकेनिकल सिविलाइजेशन के डीमन गॉड को अच्छी तरह से डिफीट किया था। जैंगी ने डिसअप्रूविंगली स्माइल किया, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन रिवील भी की। मैकेनिकल सिविलाइजेशन के मशीन्स अभी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: कॉम्बैट टाइप, इंजीनियरिंग टाइप और ह्यूमनॉइड डीमन गॉड। ऑफ कोर्स ये भी समझा जा सकता है कि डीमन गॉड मशीन के सुपर कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म है। उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस के अटैक्स उसे इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सिर्फ 3 फाइटिंग वेज मैंने देखे हैं। पहला क्लोज कॉम्बैट, दूसरा एनर्जी रिलीज अटैक जो लेजर कैनन्स जैसे होते हैं, और तीसरा एक पावरफुल डिफेंसिव फोर्स फील्ड। यह इंफॉर्मेशन डेफिनेटली कोई भी डिस्कवर कर सकता है जो डीमन गॉड मशीन के कांटेक्ट में आया हो। जैंगी का ये एडवांस में बताना उन एलियंस को हेल्प कर सकता है जो अभी तक डीमन गॉड मशीन के कांटेक्ट में नहीं आए, ताकि वो ट्रैप्स अवॉइड कर सके। सब लोग अटेंटिवली सुन रहे थे और अपने स्मार्ट डिवाइसेस पर नोट्स ले रहे थे, लेकिन बोधाका ने थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन के साथ कहा, सिर्फ इतना ही नहीं है, है ना मिस्टर केओस? अब हमारी अलाइड फोर्सेस किसी भी वक्त मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के थ्रेट को फेस कर सकती है। प्लीज कुछ भी मत छुपाएं। मुझे समझ है कि तुमने एक डीमन मशीन ऑब्टेन किया है और उसे कई दिनों से स्टडी कर रहे हो। तुम अभी और इन डेप्थ रिसर्च कर रहे होगे, तो मुझे होप है कि तुम अपना रिसर्च रिपोर्ट का एक कॉपी हमसे शेयर करोगे। जैंगी की स्माइल और गहरी हो गई। उसने टेबल पर लाइटली टैप किया और बोला, ऑफ कोर्स, मैं केयरफुली रिसर्च मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करके वापस जाके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वैसे भी जो सेंड किया जाएगा वो बस वही होगा जो उसने बोला था, ऑफिशियल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज करके और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। रियलिटी में जैंगी ने सब इंफॉर्मेशन समराइज कर दी थी जो वो रिवील कर सकता था इन्हीं कुछ सेंटेंसेस में। बाकी के लिए सॉरी, नो कमेंट। चाहे वो डीपर सीक्रेट्स ऑफ द डीमन ना जाने, उनके बैटल्स डीमन के मशीन्स के साथ अफेक्ट नहीं होंगे। जब बोधाका ने देखा कि जैंगी इतनी क्विकली आंसर कर गया, उसे समझ आ गया कि जैंगी सब कुछ नहीं बताने वाला। उसने जैंगी की तरफ स्टेयर किया। तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये ह्यूमन कोलिएशन के लिए डिसऑनेस्ट होगा। मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? जैंगी ने बोधाका की तरफ स्माइल के साथ देखा, लेकिन वो स्माइल बहुत कोल्ड थी। मिस्टर बोधाका, अगर तुम्हारी ये एटीट्यूड है तो मुझे लगता है हमारी कॉपरेशन बहुत अनप्लीजेंट हो जाएगी। इस वक्त बोधाका भी हेल्पलेस था। आखिर चाहे जैंगी कोई भी रिसर्च रिपोर्ट हैंड ओवर करे, उसके पास कोई तरीका नहीं था प्रूव करने का कि जैंगी कुछ छुपा रहा है। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ओवरऑल सिचुएशन को पहले रखें। जैंगी ने अपलॉड किया। बिल्कुल सही, सब कुछ मैनकाइंड की ग्लोरी के लिए। वो अचानक खड़ा हो गया, अपने हैंड्स टेबल पर रखे, बोधाका की तरफ देखा और बोला, लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली तुम फ्रेमोंस हो, तो तुम्हें कम से कम अपनी पोजीशन सही रखनी चाहिए और ऐसा एक्ट करना बंद करो जैसे तुम हमें लीड कर सकते हो। उसने अपने आर्म्स ओपन किए और सबकी तरफ देखा। अगर हम यहाँ से चले जाएं, तो क्या फ्रेमोंस मैकेनिकल सिविलाइजेशन के अटैक को अकेला रोक पाएगा? मैं एक हिपोथेसिस बनाता हूँ। हम सब अभी फ्रेमोंस इवैक्यूएट कर देते हैं और तुम्हें ये मेस खुद क्लीन अप करने देते हैं। जब फ्रेमोंस खत्म हो जाएगा, हम वापस आकर फ्रूट्स पिक कर सकते हैं। जैंगी के वर्ड्स ने बहुत लोगों के फेस पर स्माइल्स ले आए और फिर उन्होंने बोधाका की तरफ एक प्लेफुल लुक के साथ देखा। बोधाका के फेस ग्रीन हो गया और उसने जैंगी की तरफ कोल्ड फेस के साथ पॉइंट किया। केओस, बस करो। जैंगी ने अपने मुंह के कॉर्नर पर एक स्नीयर रेस किया। अगर तुम हेवनली सी सिटी नहीं गए होते और हमें वॉर फाइट करने में हेल्प नहीं किया होता, तो मैं अपने पास टेम्पर के साथ तुम्हें इंडल्ज नहीं करता।
बुधाका कुछ और नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अचानक एक शार्प चिल कॉन्फ्रेंस रूम में अपेयर हुई। बुधाका का बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गया और वो एक आइस स्कल्पचर में टर्न हो गया। उसकी आंखें वाइड ओपन थी लेकिन वो मूव नहीं कर पाया। ये कोल्ड करंट ने जैंगी को ऑपरेशन फील करवाया। अगर टाइम सेकंड हैंड ने अपोनेंट की हॉस्टिलिटी एंटिसिपेट नहीं की होती तो वो ऑलरेडी ऑल सीइंग डिफेंस डिप्लॉय कर देता। कॉन्फ्रेंस रूम अचानक शांत हो गया। वो पावर उस पर्सन से आई जो बुधाका के साइड में था, जो कभी बोल नहीं रहा था लेकिन इग्नोर करना मुश्किल था। मोराना, गॉडेसेस ऑफ विंटर। बुधाका ने अपना मुंह क्लोज कर लिया। मोराना की आंखें जैंगी, किंग ऑर्थर और दूसरों के फेसेस पर स्वीप हुई। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब उसने बोला, उसकी आवाज एक आदमी की तरह रफ थी। तुम फ्रेमोन्स में कोऑपरेट करने आए हो। यहाँ डेंजर्स हैं लेकिन एंडलेस ट्रेजर्स भी हैं। कंटिन्यू आर्ग्यू करना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो अगला, अपनी स्ट्रेंथ को बोलने दो। सिर्फ स्ट्रांग लोग ही बात करने के लिए वर्दी होते हैं। मोराना खड़ी हुई और बोली, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। हम तुम्हें अगले स्टेप्स इन्फॉर्म करेंगे। ये बोलकर वो मीटिंग रूम से बिना पीछे देखे निकल गई। बुधाका आइस में फ्रोजन था और कोई हेल्प करने नहीं आया। आखिर में 2 स्ट्रांग सोल्जर्स उसे कैरी करके ले गए। इस वक्त ब्रायन ने टेबल स्लैप किया और बाहर की तरफ थम्स अप किया। ये चिक तो काफी अच्छी है। न्यूटन ने अपने ग्लासेस रेस किए और कामली बोला, वेरियस कंट्रीज के एलियन ट्रूप्स अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी इजीली दूसरे के अरेंजमेंट्स ओबे नहीं करना चाहेगा। इसीलिए सही तरीका है स्ट्रेंथ के साथ सही को बोलने दो। वो सही है उस बंदे से जो सिर्फ बोलता रहता है। ब्रायन ने अपने हैंड्स स्प्रेड किए और बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन वॉर के टाइम ये लोग सबसे ट्रबलसम होते हैं। जैंगी खड़ा हो गया और किंग आर्थर भी खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखें। उनकी आंखों में कॉम्प्लेक्स लाइट्स थी, लेकिन एक लुक था जो दोनों साइड्स डिटेक्ट कर सकते थे। वो था अपोनेंट को डिफीट करने का विल। किंग आर्थर होप करता था कि वो जैंगी को डिफीट करे ताकि अपना ऑनर और लेवलेंट फैमिली का ऑनर सेफगार्ड कर सके और अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे एज वन ऑफ द 4 नाइट्स ऑफ द टॉन टोंग ऑर्गेनाइजेशन के सामने। जैंगी को बस ये फील हुआ कि जब वो इस बैटल को अवॉइड नहीं कर सकता तो उसे सोचना होगा कि कैसे वो इस बंदे को क्लीनली और एफिशिएंटली हरा सकता है। क्या कोई चांस है उसके फूड में स्लो पॉइजन डालने का, या इन्वेस्टिगेट करने का कि क्या वो सी फूड से एलर्जिक है। एक फेयर फाइट जैसे जेंटलमैन। मजाक बंद करो, ये बहुत खतरनाक है। अगर वो अपने अपोनेंट को बैटल फील्ड के बाहर हरा सकता है तो जैंगी कभी डिले नहीं करता जब तक बैटल फील्ड पर जाना हो। जो वो चाहता था वो एक श्योर विक्ट्री थी, बिना किसी सरप्राइज के। केओस, चलो बात करते हैं, किंग आर्थर ने पहले बोला। ठीक है, जैसा तुम कहो। जैंगी के पास भी किंग आर्थर से पूछने के लिए कुछ था। जो मेटल हैंड उस बंदे ने निकाला था वो डेफिनेटली डीमन गॉड मशीन से आया था। इससे जज किया जा सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बिशप लेवल तक पहुंच गई थी। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम बिल्डिंग से बाहर निकल गए और स्नो में वॉक करने लगे। फ्रेमोन्स का समरान सिटी आर्टिक सर्कल के क्लोज है और एक्सट्रीमली कोल्ड है। नॉर्थ विंड एक नाइफ की तरह हॉल कर रही थी। अगर जैंगी कॉम्बैट यूनिफॉर्म नहीं पहना होता तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ भी उसके लिए ऐसी इन्वेजन को विथस्टैंड करना मुश्किल होता। वो स्नो में वॉक करते रहे, अपने बीच सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। जैंगी अपने माइंड में वे कर रहा था कि अगर वो अचानक अटैक करे तो किंग आर्थर को तुरंत मारने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। लेकिन उसके पास इस बंदे के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और रैश एक्ट करने पर शायद उसे कोई एडवांटेज ना मिले। तो लंबे समय सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि अटैक नहीं करना है, बस अलर्ट बना रहना है। एक इनविजिबल थिक बैरियर दोनों के बीच अपीयर हो गई। बिल्कुल सही, वो डायमेंशनल डोर था जो जैंगी ने ओपन किया था। ये देखकर किंग आर्थर स्माइल किया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा जब तक मैकेनिकल सिविलाइजेशन का ट्रबल खत्म नहीं हो जाता। तुम्हें मेरे अगेंस्ट गार्ड होने की जरूरत नहीं है। जैंगी कोल्डली स्माइल करता है, चाहे तुम ये बोलो, तुम अपने स्वॉर्ड को बहुत टाइटली होल्ड कर रहे हो। उसने ग्लांस डाउन किया और देखा कि किंग आर्थर अपने हाथ में नाइट्स लॉन्ग स्वॉर्ड स्कैबर्ड में होल्ड कर रहा था।
स्केबार्ड और हिल्ट बहुत गॉर्जियस थे, रेड और ब्लू जेम्स से इनलेड। किंग ऑर्थर स्माइल करता है और कहता है, मैं स्वॉर्ड नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी कुछ ग्लोरियस डीड्स के बारे में सुना है पास्ट में, तो मुझे कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने ही थे। जैंगी ने अपना नोज डिस्मे में टच किया। वो बस इग्नोरेंट लोगों की सोच है मेरे बारे में। किंग ऑर्थर ने जैंगी के साथ आर्ग्यू कंटिन्यू नहीं किया। दोनों ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया से काफ़ी दूर निकल गए थे और फ्रेमॉन्स बिल्डिंग डिस्टेंस में सिर्फ एक स्मॉल ब्लैक डॉट थी। उसने टर्न करके जैंगी की तरफ ग्लांस किया। मुझे पता है तुमने 10 डीमन गॉड्स में से डीमन गॉड गुई को हंट डाउन किया, तो मैं तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जैंगी ने उसकी तरफ देखा, एक क्वेश्चन पर पर्सन। किंग ऑर्थर ने नोट किया, ठीक है, मैं पहले पूछता हूँ। जैंगी ने अपनी आंखें नैरो की। किंग ऑर्थर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आखिर रिक्वेस्ट पहले उसने ही किया था। जैंगी ने पूछा, तुमने कौन सा डीमन एनकाउंटर किया? किंग ऑर्थर ने बताया, जेंग। किंग ऑर्थर फिर पूछता है, अब तुम्हारी बारी है। तुमने गुई को कैसे कैच किया? मैं उस चीज़ के साथ काफ़ी देर तक फाइट किया। उसके एट्रीब्यूट पैनल में लगभग कोई फ्लॉज नहीं थे। चाहे वो सीरियसली इंजर्ड हो, उसका कोर बॉडी डैमेज नहीं होता था और वो अभी भी अमेजिंग कॉम्बैट पावर और स्पीड बर्स्ट कर सकता था। जब वो एस्केप करना चाहता था, मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं पाया। ये भी रीज़न था कि किंग ऑर्थर को सिर्फ एक पाम मिला। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली जैंगी के माइंड में आया। किंग ऑर्थर के पास कोई एबिलिटी नहीं थी, जैसे स्पेस ब्लॉकेड। एटलीस्ट वो फ्लीइंग डीमन मशीन को चेज नहीं कर सकता था। जैंगी फेंटली स्माइल करता है, मत भूलो मैं एक स्पेस एलियन हूँ। अगर वो मुझे बीट नहीं कर सकता तो वो एस्केप भी नहीं कर सकता। किंग ऑर्थर ने फ्रॉन किया और बोला, ये सही नहीं है। स्पेस एलियन सिर्फ फास्ट मूव करता है, लेकिन बिना एब्सोल्युटली पावरफुल फोर्स के उसे सप्रेस करने के लिए तुम उसे कैप्चर नहीं कर सकते। जैंगी ने स्माइल किया और कुछ नहीं बोला। उस बैटल में अगर गुई एस्केप चूज करता तो जैंगी के लिए उसे कैच करना डिफिकल्ट होता। एटलीस्ट वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जैंगी नहीं जानता था कि परसुइट के दौरान उसे क्या एनकाउंटर करना पड़ेगा। लेकिन उस बैटल में ये ऑब्वियस था कि गुई इंजीनियरिंग ट्रूप्स के ऑपरेशन ऑल्टो सिटी में प्रोटेक्ट करना चाहता था और उसके पास रिट्रीट करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन था और लगता था कि वो अपनी लाइफ को अपने मिशन के लॉयल्टी से ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। जो सिचुएशन किंग ऑर्थर ने एनकाउंटर किया वो शायद जैंगी से डिफरेंट था। जैंगी ने पूछा, मुझे जेन का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताओ। किंग ऑर्थर हंसता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। किंग ऑर्थर स्टूपिड नहीं था। ठीक है, लेकिन तुम्हें गुई का इन्फॉर्मेशन मेरे साथ एक्सचेंज करना होगा। हम एक सेंटेंस एक बार कहेंगे। जैंगी ने अपने आप से सोचा, जैसा उम्मीद था। ईटन कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ बंदा, उसका ब्रेन बहुत शार्प है। अगर वर्ल्ड का एंड ना होता तो ये बंदा शायद ब्रिटेनिया के बिजनेस या पॉलिटिकल सर्कल्स में अपना नाम बना रहा होता। शायद वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक भी काम करने पहुंच जाता। दोनों ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की और जैंगी ने डीमन गॉड जेंग का डेटा ऑब्टेन किया। एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन रीजनेबल इंफॉर्मेशन। जेंग का फाइटिंग स्टाइल लगभग गुई के जैसा ही है। पावरफुल डिफेंसिव फोर्स फील्ड, स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी और लॉन्ग रेंज अटैक मीन्स जो टेरिफाइंग एक्सप्लोसिव पावर के साथ आता है। जैसा उम्मीद था, एक कॉम्बैट मशीन होने के नाते ये भी मास प्रोड्यूस्ड है। लेकिन मुझे याद है कि इनके पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस होने चाहिए थे। उन्होंने वो एबिलिटी अबैंडन कर दी जो उन्हें ग्रेटली डिफरेंशिएट कर सकती थी और चूज किया सबसे प्योरेस्ट वे ऑफ फाइटिंग। किंग ऑर्थर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जेन और गुई के स्ट्रेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और शायद दोनों कंपैरेबल लेवल पर है। जैंगी ने स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस के कोर के इंटेलिजेंस को नहीं बताया। बाकी सब ऑलमोस्ट किंग ऑर्थर के जैसा ही था। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि किंग ऑर्थर ने भी कुछ रिजर्वेशंस रखे होंगे, लेकिन जैंगी के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। जैंगी के बोलने के बाद किंग ऑर्थर ने अपना चिन होल्ड किया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, जेन और गुई दोनों ऑर्डर के बॉटम पर हैं। अब तक हमने हायर लेवल डीमन गॉड्स एनकाउंटर नहीं किए। मैं सोचता हूँ कि क्या वो भी सेम फाइटिंग स्टाइल यूज करते हैं जैसे हमने एनकाउंटर किया। जैंगी ने कामली कहा,
वो बेटर होगा, वरना हम बहुत बड़े ट्रबल में होंगे। चैट के बाद जैंगी ने इंटेलिजेंस सिस्टम देखा, जिसमें इंडिकेट हुआ कि उनकी कन्वर्सेशन 20 मिनट से ज़्यादा चल रही थी। जैंगी स्नो और आइस में कंटिन्यूसली बाहर स्टे करने का प्लान नहीं कर रहा था। स्नो उसकी नीज तक आ गई थी। चाहे उसे कोल्ड फील नहीं हो रहा था, उसे साइकोलॉजिकली थोड़ा चिल फील हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। जैंगी टर्न करके वापस जाने का प्लान बना रहा था। इस मोमेंट किंग आर्थर ने उसे दोबारा बुलाया। वेट केओस। जैंगी ने फ्रॉन किया और उसकी तरफ देखा। उसका किंग आर्थर के साथ एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। आखिर एक डुएल का वेट कर रहा था जब तक वो फिगर आउट कर सके कि दूसरा बंदा फ्रेंडली है या नहीं। किंग आर्थर ने जैंगी की तरफ स्टेयर किया और बोला, मेरे पास तुमसे एक और सवाल है। ये तुमसे पर्सनली रिलेटेड है। क्या तुम आंसर देने के लिए रेडी हो? पर्सनली? जैंगी की स्माइल थोड़ी कोल्ड थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहता। ये बस एक सिंपल लाइफ क्वेश्चन है। जैंगी ने उम्मीद नहीं किया था कि दोनों इतनी कोल्ड वेदर में लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो क्यूरियस था कि किंग आर्थर क्या पूछना चाहता है। बोल दो, शायद मैं आंसर करूं। किंग आर्थर उसकी तरफ देखता रहा बिना आंखें घुमाए, जैसे वो जैंगी की सोल को देखना चाहता हो। उसने स्लोली बोला, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो डिस्ट्रक्शन में एंड होगा, तुम चेन्स पहनकर थोड़ा टाइम सरवाइव करने का चांस ले सकते हो, लेकिन अगर रेजिस्ट करोगे तो मर जाओगे। चाहे तुम अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग कर लो, तुम्हें रेस्ट इन पीस मिलना मुश्किल होगा। तुम क्या चूज करोगे? जैंगी ने इमीडिएटली आंसर नहीं दिया जब उसने ये सुना। उसने थोड़ा सोचा और पूछा, क्या ये सिर्फ दो ऑप्शंस हैं? दोनों ही अच्छा ऑप्शन नहीं लगता। किंग आर्थर ने सीरियसली हेड शेक किया। नहीं, तुम्हें एक चॉइस करनी ही होगी। क्या मैं चूज ना करने का ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, जैसे एक थर्ड ऑप्शन बनाना? जैंगी रफली गेस कर रहा था कि किंग आर्थर के वर्ड्स का मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी अपने प्लान्स थे। स्पेस फोर्ट्रेस या अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस, इस कॉम्प्लेक्स और डेंजरस वर्ल्ड से हाइड करना। किंग आर्थर ने कहा, लेकिन ये सवाल सिर्फ दो चॉइसेस का नहीं है। एक्चुअली अगर तुम चूज नहीं करते तो सारी चॉइसेस ऑटोमेटिकली दो में क्लासीफाई हो जाती है। जैंगी का फ्रॉन डीप हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने स्माइल किया और डीप और रिप्लाई दिया, तुम्हारा क्वेश्चन स्ट्रेंज है, लेकिन मुझे बहुत और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि मुझे चेन से बांधे। किंग आर्थर के फेस पर अचानक एक एप्रिसिएशन की स्माइल अपीयर हुई। उसने नोट किया, बहुत अच्छा। जैंगी को समझ नहीं आया कि उसमें अच्छा क्या था, लेकिन उसने फील किया कि किंग आर्थर का उसकी तरफ देखने का तरीका पहले से थोड़ा डिफरेंट हो गया। इससे जैंगी को एक चिल फील हुआ। आखिर ब्रिटेनिया कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत फेमस था और उसे उस एस्पेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपना हैंड वेव किया, गुड बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी भी जिंदा रहोगे उसके बाद, लेकिन अगर वो मर गया तो भी कोई बुरा नहीं होगा। कम से कम जैंगी को उसके साथ डुएल के बारे में चिंता करनी नहीं पड़ेगी। किंग आर्थर ने जैंगी को जाते हुए देखा। उसने फील किया कि जैंगी की ऑल सीइंग एबिलिटीज हमेशा ओपन थी और उसने कभी अपना गार्ड डाउन नहीं किया। इसीलिए मिस्टर मोंटेस्क्वे उसे कंसिडर करते हैं। शायद ये बंदा सच में एक कंपेनियन बन सकता है। लेकिन उसने अपना चिन एक हाथ में रखा और सीरियस लुक के साथ बोला, चलो पहले ये लेवल क्रॉस करते हैं। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ की सिचुएशन एटलांटिस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लार्ज स्केल वॉर्स इंटेंसिफाई हो रहे थे। फ्रेमॉन्स के लैंड पर मैकेनिकल सिविलाइजेशन के एक्शंस कभी इतने फ्रेंटिक नहीं थे जितने आज हैं। फ्रेमॉन्स के लैंड पर हर जगह मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ग्राउंड से स्वॉर्म की तरह बाहर आ रहे थे, जैसे एंड्स। नए एमर्ज मशीन अब पहले वाले इंजीनियर्स नहीं रहे जो सिर्फ अर्थ को डिग करने पर फोकस करते थे। अब जैसे ही वो ह्यूमंस की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं इंजीनियरिंग एरियाज के पास, वो कॉम्बैट टाइप मशीन्स बन जाते हैं जो एक्टिवली अटैक करते हैं। वॉर के रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंटली आ रहे थे और फ्रेमॉन्स में हर दिन डजन्स ऑफ अलार्म्स कॉल सुनाई देते थे। अगर फ्रेमॉन्स एक वास्ट और स्पार्सली पॉपुलेटेड जगह ना होता जिसमें ज़्यादा एरिया अब अनइनहेबिटेड है, तो टॉप लीडर्स जैसे बुधाका इस वक्त श्योरली एग्जॉस्टेड हो जाते। लेकिन इस वक्त उन्होंने कोई पैनिक शो नहीं किया क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में था। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दूसरे एरियाज फॉल हो जाए, जब तक जहां वो है सेफ है, सब ठीक है।
ऑर्डिनरी लोगों के लिए अगर कुछ मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस और टेक्नोलॉजी जो उन्होंने मास्टर किया है उसके साथ अगर कंडीशंस परमिट करे तो वो शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन को लार्ज नंबर्स में इंक्रीज कर सकते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंस्टेंटली बर्थ रेट को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए वो सिर्फ प्रोवोक वॉर सिचुएशन को अपने प्रॉफिट के लिए टूल में टर्न करते हैं। बोधाका के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ एलियन ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए कॉन्क्योर करने के लिए वेरियस एरियाज में। प्रीवियस एग्रीमेंट के हिसाब से जब डीमन लेवल एनर्जी रिएक्शन ऑक्योर होता है सिर्फ बिशप लेवल या हाई लेवल ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स वाली टीम ही फाइट करने के लिए अलाउ की जाएगी, लेकिन लो लेवल एनर्जी रिएक्शन एरियाज उन एलियन टीम्स के लिए छोड़ दिए जाते हैं जो वीकर कंट्रीज से आते हैं, सब कुछ मैक्सिमाइज बेनिफिट्स के लिए। इस वक्त फ्रेमोन्स में गैदर्ड एलियन ट्रूप्स की नंबर 30 से ज़्यादा हो गई थी। वो यहाँ आए क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ बेनिफिट्स हैं और वो रेडी थे मैकेनिकल सिविलाइजेशन से फॉर्च्यून बनाने के लिए। इसीलिए उन्होंने कॉल रिस्पॉन्ड किया और बैटलफील्ड में रश करके मैकेनिकल आर्मी के साथ फाइट किया। वेरियस ह्यूमन आर्मीज के एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के बाद फाइटिंग की डिफिकल्टी इंडीड डिक्रीज हो गई जब मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सामने फिर आए। जब तक वो पर्टिकुलरली लार्ज स्केल मैकेनिकल आर्मी एनकाउंटर नहीं करते, इन ह्यूमंस इंडीड उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये फ्रेमोन साइड के डेलिब्रेट अरेंजमेंट से भी रिलेटेड था। उस दिन दो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और रिलेटिव स्पार्सली पॉपुलेटेड नॉर्डिक कंट्रीज के इनह्यूमन्स टीम्स ने एक मिशन के लिए साथ काम किया। उन्होंने एक स्मॉल मैकेनिकल आर्मी को खत्म किया और सक्सेसफुली एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म और 5000 से ज़्यादा मास प्रोड्यूस मशीन्स को मारा। चाहे बैटल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, नियरली हाफ लोग जो वो लाए थे मर गए और 2 एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स इंजर्ड हो गए। लेकिन बैटलफील्ड पर सैक्रेड स्पॉइल्स देखकर उनके दिल में थोड़ा एक्साइटमेंट फील हुआ। कलेक्शन स्पॉइल्स तुरंत सबसे इम्पोर्टेंट उनका एनर्जी कोर है, बाकी पार्ट्स फ्रेमोन्स की इंजीनियरिंग टीम को प्रोसेसिंग के लिए हैंड ओवर किए जाएंगे। एक एपिसलोन ने कामली अपने मेंस को ऑर्डर दिया, लेकिन इस मोमेंट में उसके आदियों में से एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास रन करके आया। चीफ, इस लैंड के नीचे एक स्पेशल एनर्जी रिएक्शन डिस्कवर हुआ है। एपिसलोन मैन, जिसका नाम हरलैंड था, उसने ये सुन के फ्रॉन किया क्योंकि उसने सोचा एनिमी रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। तो उसने इमीडिएटली एपिसलोन नेम एरो को बुलाया जो दूसरे कंट्री से था, उसे न्यूज़ बताई और उसे हेल्प के लिए बुलाया। अगर उन्हें सच में एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म फेस करना पड़ता तो इस वक्त दोनों की स्ट्रेंथ के साथ कोई भी अकेला हैंडल नहीं कर पाता। नमेरो जल्दी से विन सिटी में रश किया और हरलैंड के साथ शंकन ग्राउंड को केयरफुली देखा। इस वक्त ये एरिया मैकेनिकल सिविलाइजेशन के इंजीनियर्स द्वारा 3000 मीटर से ज़्यादा डेप्थ तक एक्सकेवेट हो चुका था और कोई नहीं जानता था कि अंडरग्राउंड में क्या है। दोनों ने अंडरग्राउंड जाने से पहले सफिशिएंट प्रिपरेशंस किए। नमेरो की एबिलिटी अर्थ को कंट्रोल करना थी। उसने अपने हाथ ग्राउंड पर प्रेस किए और पावरफुल सुपरनैचुरल पावर्स उसके बॉडी में स्टॉर्म की तरह सर्ज करने लगे। एक इंस्टेंट में उसके पैर के नीचे की ज़मीन वायलेंटली शेक करने लगी। ग्राउंड शैटर हो गया, रॉक्स और डर्ट ऊपर फ्लाई कर गए। हरलैंड का राइट हैंड थोड़ा बेंड हुआ और उसके पाम में एक टेरिफाइंग बॉल ऑफ एनर्जी कंडेंस हो गई। जैसे ही कोई टेरिबल एनर्जी अपीयर होता वो इंस्टेंटली अटैक करने वाला था, लेकिन इमेजिन्ड एनिमी अपीयर ही नहीं हुआ। अगला मोमेंट एक येलो लाइट सोर्स धीरे धीरे अर्थ और रॉक्स के पाइल से फ्लोट अप हुआ। वो एक स्टोन था जो सेवरल 1000 पाउंड्स वे करता था और एक सॉफ्ट लाइट एमिट कर रहा था। उस लाइट ने एक मैजिकल पावर रिवील की जो एलियन के बोन्स तक पेनिट्रेट कर सकती थी। सिर्फ एक मोमेंट में हरलैंड और नमेरो से स्टेयर करने लगे, अपनी आंखें एक सेकंड के लिए भी मूव नहीं कर पाए। ये ब्रेथ सैक्रेड एसेंस है जो उन्होंने अर्थ के नीचे से डग आउट किया, वो एक्चुअली सोर्स ऑफ गॉड था जो एलियंस को लाइफ के लेवल ब्रेक थ्रू करने को अलाउ करता है और एक ट्रेजर था इस ऑर्डिनरी डूम्सडे में। ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हरलैंड और नमेरो सेंसस में आए और एक दूसरे से बॉल ग्रैब करने की कोशिश की। हरलैंड एक स्टेप स्लोअर था और जो सोर्स ऑफ गॉड कंटेन करता था वो नमेरो के आर्म्स में था जो अर्थ को कंट्रोल कर सकता था। हरलैंड का फेस बहुत अगली लग रहा था। उसके पाम में एनर्जी बॉल टेरिफाइंग लाइट के साथ फ्लैश कर रही थी।
उसने नमेरो को स्माइल के साथ कहा, तुम ये चीज अपने लिए रखना नहीं चाहते हो, है ना? उनके दोनों कंट्रीज के एलियन टीम्स लार्ज नहीं थे, इसीलिए वो टेम्पररीली कोऑपरेट करते थे ताकि अपने बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सके। अब जब उसने इतनी अच्छी चीज ऑब्टेन कर ली, नमेरो डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। अगर वो सक्सेसफुली उसे वापस ले जाता तो उसके कंट्री के पास एक और एपिसलोन लेवल म्यूटेंट होता। उनकी कॉम्पिटिटिवनेस नॉर्डियाक रीजन में ग्रेटली एनहांस हो जाती। नमेरो ने अपने मुंह के कॉर्नर्स रेस किए और उसकी स्माइल अब नॉर्मल लग रही थी क्योंकि वो एक्साइटमेंट में था। ये सैक्रेड एसेंस ओर के साथ फ्यूज्ड है, लेकिन एक्सट्रैक्ट होने के बाद शायद सिर्फ एक इंसान के लिए अनफ होगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे रखूंगा, लेकिन तुम्हें इस बार के अदर स्पॉइल्स में एक्स्ट्रा 30% दे सकता हूँ। हेराल्ड की आंखें कोल्ड हो गई और उसके हाथ में एनर्जी बॉल इंस्टेंटली नमेरो की तरफ रिलीज हो गई। टेरिफाइंग एनर्जी कैनन उनके बीच के स्पेस को पेनिट्रेट कर गया, इस बार स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यूज करके।